आए हैं, कई सारे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है और लोगों में काफी रोष भी है। तो मनीष जीएसटी के बारे में आपको सारी बातें बताएंगे। उसके पहले 1 मिनट केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त पूरे देश में ये जो मॉब लिंचिंग चल रही है, कुछ लोग इकट्ठे होके कुछ भी बहाना बना के किसी का भी कत्ल कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। धर्म के नाम पे करते हैं, गाय के नाम पे करते हैं, इस चीज के नाम पे करते हैं, उस चीज के नाम पे करते हैं। मैं भी हिंदू हूं और हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, क्रिश्चियंस भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। कौन सा धर्म ऐसा है जो एक दूसरे की हत्या करना सिखाता है? मुझे तो नहीं लगता एक भी धर्म है जो एक दूसरे की हत्या करता है। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है। हर भगवान कृष्ण के नाम से, राम के नाम से, जीसस के नाम से, प्रॉफिट के नाम से, जिस मर्जी नाम से बुला लीजिए, हर भगवान, हर धर्म प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। हर धर्म यह सिखाता है कि दूसरे की मदद करो। हर धर्म यह सिखाता है कि अपना अहंकार छोड़ो। हर धर्म यह सिखाता है कि सच बोलो। हर धर्म यह सिखाता है कि अपने को कुर्बान करके समाज और देश के लिए काम करो। कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि कुछ बहाना बना के और दूसरे का कत्ल कर दो। ये पाप है, घोर पाप है। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं उसके पीछे राजनीति है और गंदी राजनीति है। और हम सब लोगों को, हमें अपने देश को बचाना है। ये जो एक प्रवृत्ति आज पूरे देश के अंदर चल रही है, नफरत की राजनीति की, इसे हम ही लोग दूर कर सकते हैं, देश की जनता ही दूर कर सकती है, आम आदमी दूर कर सकता है। इसको नहीं अपनाएंगे तो नेताओं को यह मैसेज मिल जाएगा कि ये नहीं चलने वाला और इससे इनको नुकसान होने वाला। अगर नेताओं को यह मैसेज मिल जाए कि ये नफरत की राजनीति फैलाने से इनको नुकसान होगा, तो ये कभी नहीं करेंगे इसको। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलके इसका विरोध करना चाहिए। दूसरा, इस हफ्ते जो जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया, मेरा यह मानना है कि जीएसटी कुछ और देशों में भी है, कई देशों में जीएसटी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, बिना तैयारी के लागू किया गया, ये दो चीजें करने वाला है। एक तो व्यापारियों को बहुत परेशानियां पैदा करने वाला है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। अब मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे और रोशनी डालें। पूरी दिल्ली के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सबके परिवार आज बैठे हैं। मुझे लगता है परिवार के साथ बैठ के जीएसटी की चर्चा करना बहुत जरूरी है। जहां जहां सभी साथी इस लाइव टेलीकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आपके पास पेन पेपर है तो कोशिश कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आप भी बाकी साथियों को बता सकें, आसपास के दुकानदारों से इस पे बात कर सकें, आसपास के लोगों से बात कर सकें। पेन पेपर निकालें। तब तक मैं एक दो शब्द अपनी पटपड़गंज विधानसभा के साथियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा कमिटमेंट था पटपड़गंज के साथियों आऊँगा, वहीं एक दो घंटे बिताऊंगा साथ में। लेकिन मुख्यमंत्री जी का फोन आया, आनंद जी का, कि पूरी दिल्ली को जीएसटी के बारे में अवगत कराना है। इस पर चले जाएं तो मैं पटपड़गंज के साथियों से माफी मांगता हूं। जीएसटी के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में हम तो आज लेके आए हैं, बहुत सारे देश बहुत पहले लेके आए थे, लेकिन वो जैसा लेके आए थे या जिनको हम
अच्छा मान रहे हैं जीएसटी, जिस जीएसटी को, वो ये वाला जीएसटी नहीं, ये तो है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट बस नाम जीएसटी है। ऐसा समझ लीजिए एक नया मकान बनाया लेकिन पुरानी उसकी नींव तक नहीं लाई, पुरानी ईंटों से पुरानी बुनियाद पे बुनियाद भी नहीं छेड़ी और बस एक कच्चा पक्का मकान फटाफट बना के खड़ा कर दिया है। कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जब आप जीएसटी के बारे में बात करेंगे लोगों से, कोशिश ये की जा रही है कि मैं टीवी इंटरव्यू में था, उससे कहा वो तो ठीक है, मैंने 2-3 चीजें, खुश है ना? मैंने कहा किस चीज से आजादी है? और जीएसटी ले आए, कल को जीएसटी की बात कर रहे हैं जिन देशों में सबसे पहले जीएसटी लगा था, हो सकता है 1 साल बाद वो कोई नया कानून ले आए। हम तो बहुत परेशान क्या है। मैं सिंपल में बात करूं, आपको 3 लोगों को 2-2 रुपए देने थे, 2 रुपए इसको, 2 रुपए इसको, 2 रुपए इसको, अब इकट्ठे 6 रुपए देंगे मोटे तौर पर। अब ये कहा जा रहा है नहीं जी आप इकट्ठे दोगे तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा जी? तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि महंगा क्या क्या हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा था नोटबुक निकाल रहा है। सेक्टर महंगा हो रहा है। सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है? सर्विस सेक्टर का मतलब है, पहले तो सर्विस सेक्टर जो लोग जानते हैं उनके लिए बता दूं कि 15% से सीधे 18% टैक्स हो गया है, हो गया, तो 3% तो सर्विस टैक्स बढ़ गया है। ये आप कैसे हुआ है, इसका आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ेगा? ये सर्विस होता क्या है? जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का बिल देते हैं, अगर आपका 1000 रुपए का बिल आता था तो उस पर सर्विस टैक्स होता था 150 रुपए, अब क्योंकि 15% होता था, अब 180 रुपए होगा। एक सामान्य आदमी का 1000 रुपए का बिल होता है, आप सोचो 150 की जगह 180 रुपए बिल हो गया, 180 रुपए उसके ऊपर टैक्स हो गया। तो 1000 में पहले 150 रुपए टैक्स लगता था, 180 रुपए लगेगा। एक रिक्शे वाला भी, गरीब से गरीब आदमी भी 400 रुपए का अगर मोबाइल चार्ज कराने जाता है, महीने में 400 रुपए का तो कराता ही है, उसको पहले 60 रुपए लगते थे 15% पे, अब उस पर 72 रुपए लगेंगे। ये सस्ता हो रहा है क्या? थोड़ा सा और, क्योंकि हमेशा हर चीज को हम ऐसे नहीं सोच सकते 400 रुपए या 1000 रुपए के बिल पे। मैं एक सर्विस सेक्टर को समझाने के लिए आपको एक और बड़ी बात कहता हूँ। यहाँ भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, आप भी बैठे होंगे, आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, किसी का 11th-12th में होगा, आप लोग सोच रहे होंगे हम अपने बच्चे को कोचिंग करा दें, कहीं बढ़िया इंस्टीट्यूट में कोचिंग करा दें, आईआईटी की कोचिंग कर ले, बीएमसी में जाके या फिर में या कहीं भी, इस तरह की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, या और भी। अब मान लो आपके बच्चे की कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए थी, तो उस 1 लाख रुपए की कोचिंग फीस पर अभी आपको 15% यानी कि 15,000 रुपए टैक्स देना था, अब आपको 18,000 रुपए टैक्स देना है। सीधा बढ़ गया ना? मतलब आप अपने बच्चे की पढ़ाई भी करना चाहें, उसकी कोचिंग भी कराना चाहें, तो अब वो कोचिंग तक महंगी हो गई, 3% महंगी हो गई। तो ये मोटे मोटे तौर पे सर्विस का मैंने बताया। अब सर्विस सेक्टर में तो ये भी मान रहे हैं सब कि हाँ जी सर्विस तो महंगी हुई थोड़ी, कहने मैंने कई सारी चीजें नोट की थी यहां आप सबको बताने के लिए। एक नौजवान साथी इतने सारे हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी बहुत हैं और आपके आसपास खूब नौजवान साथी रहते हैं, 10-15 हज़ार की क्रेडिट कार्ड सेफ समझते हैं। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पे भी 15% की जगह 18% सर्विस चार्ज लगेगा। ये तो कह रहे थे कैशलेस करेंगे, जब आप कैशलेस करना चाहते हो तो 15% की जगह 18% आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर। एक सामान्य आदमी थोड़ी सी भी कमाई होती है तो सोचता है बीमा करा लेते हैं, सोचता है कि मम्मी पापा बीमार रहते हैं, कभी हारी वाली जरूरत पड़ जाती है, नौकरी का कोई ज्यादा वो नहीं, कमाई ऊपर नीचे होती रहती है, तो बीमा करा लेते हैं। बीमा पे भी सर्विस टैक्स लगता है, अब वो बीमा भी महंगा हो जाएगा।
ट्यूशन फीस महंगी हो गई कोचिंग की, आपका मोबाइल बिल महंगा हो गया, आपका बीमा महंगा हो गया, आपके ये सब चीजें सर्विस से महंगी हो रही है। पर ये कहना कई सामान सस्ते होंगे जी। अखबारों में कई टीवी चैनल्स में ऐसा लग रहा है जैसे टैक्स तो बस खत्म ही हो गया, टैक्स खत्म करके सरकार भी चलेगी। सरकार ने कोई भंडारा नहीं खोला हमारे लिए, सरकार अपने खजाने भरने के लिए टैक्स लगाएगी। कोई भी टैक्स सरकार होगी टैक्स लगाएगी, अपने खजाना भरने के लिए लगाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे जनता पे खजाना लौटाने जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार टैक्स लगा रही है। कैसे कैसे लगा रही है, क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं हमारी और आपकी जिंदगी में, क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं, इसको खुद भी समझना जरूरी है और बाकी लोगों को बताना जरूरी है। जैसे हम एजुकेशन पे इतना काम करते हैं, मैंने खूब विरोध किया इन चीजों का। वहां पे स्कूल बैग है, आपके बच्चे का स्कूल बैग 5% टैक्स की जगह उस पर 18% टैक्स लगेगा। अच्छा, सबसे हर माँ चाहती है, पिता चाहते हैं कि भाई बच्चे को एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा स्कूल बैग दिला दें। अब पहले 5% लगता था, 200 रुपए के स्कूल बैग पे 10 रुपए टैक्स देते थे, अब 18 रुपए लगेगा, 18% लगेगा उसमें। बच्चों स्कूल बैग तो छोड़िए, बच्चों की नोटबुक, ये जो नोटबुक है ना, ये जो ऐसी पेन कॉपी किताब वाली कॉपी, इस पे अभी 12% टैक्स कर दिया है इन्होंने। बच्चा ड्राइंग करता है ना, आपका बच्चा भी करता होगा घर में, छोटा छोटा बच्चा ड्राइंग करते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ड्राइंग बुक करते हुए, ड्राइंग यूज करते हुए, उस पे 0% से, दिल्ली में 0% टैक्स था, अब 12% हो गया उसका। पढ़ाने के बाकी जो सामान होते हैं, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इन पे पहले 5% होता था दिल्ली में, हमने 12% से 5% किया था। अब जीएसटी के रिजीम में बढ़ के वापस 12% हो गया इस पे, हमने इसको 5% किया था। आपकी रसोई में छोटे छोटे यूटेंसिल्स दिल्ली में 5% होता था, हमने 12% से घटा के 5% किया था, इन पे वापस 12% हो गया। घर में सामान्यतः जब हम खाना पीने की चीजें लेने जाते हैं, कई बार चटनी, अचार, सॉस वगैरह लेने जाते हैं, सॉस भी लेते हैं किराने की दुकान से बाजू से, उस पर 5% होता था, अब 12% हो गया। आपके सॉस पे, आपकी चटनी अचार पे। गरीब आदमी की चप्पल, दिल्ली में 500 रुपए से नीचे का कोई जूता चप्पल अगर होता था तो टैक्स फ्री था, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, और उस पर 12% होता था। अब 12% हो गया उस पर। गरीब आदमी 400 रुपए की, 200 रुपए की प्लास्टिक की चप्पल खरीदने वाला आदमी, आप सोचो कहां गरीब, कितना गरीब होगा, कैसा गरीब आदमी होगा। उस पर भी हम सोच रहे हैं अगर वो 400 रुपए की चप्पल खरीद रहा है तो उस पर 50 रुपए सरकार, 48 रुपए सरकार टैक्स लेगी। इसका काफी विरोध किया मैंने। होम्योपैथी की दवा 5% से 12% हो गई, 12% टैक्स बढ़ गया उस पर। घर में लाने वाली नमकीन 5% से 12% टैक्स में। ये जीएसटी में आजादी मिल रही है देश को, ये मिडनाइट ट्रिस्ट, समझ रहे हैं आप लोग। टॉयज बच्चों के दिल्ली में हमने 5% कर रखे थे, अब ये 12% 18% हो गए बच्चों के खिलौने। देखो बच्चों को भी लग रहा है मान ले महंगी होगी चीजें, सही सोच रहे हैं। चश्मा, आजकल वो नजर का चश्मा तो हर तीसरे आदमी को लगता है, बच्चों को पढ़ने में लग जाता है, मतलब छोटे छोटे से बच्चों को लग जाता है। 5% से 12% हो गए। आपका कभी मन करे किसी ढाबे पे खाना खाने चले जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, पहले 12% होता था टैक्स दिल्ली में, अब 18% हो गया उस पर। मतलब आपकी फैमिली आउटिंग मंथ से मंथ जो आप करते हो उस पर भी 12% से 18% हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ कंफ्यूजन भी दूर करूंगा मैं। ये आटा, दाल, चावल, गेहूं का, इन सब पे दिल्ली में टैक्स नहीं होता था। एग्जेम्प्ट वैट सारे खाने पीने की चीजों पे। अब कह क्या रहे हैं इसको समझिए। अभी आ रहा हूं बिस्किट पे भी। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि साहब
हमने तो जी ब्रांडेड पे लगाया है। अब ब्रांडेड का मतलब कोई राजधानी और शक्ति भोग की थोड़ी है। 200 रुपए किलो का कोई आटा थोड़ी होता है। मतलब जिनको 200 रुपए किलो खाना है 200 रुपए किलो खाएं। और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ब्रांड की बात करूं तो। पर आपके बाजू में जो किराने की दुकान है, परचूने की दुकान है, उसमें जाके कभी देखो, उस पर अगर 10 तरह के पैकेट हैं, आटे के, दाल के, चावल के, तो उसमें से 2-3 तो बड़े बड़े होते हैं जिनके नाम हम टीवी पे ऐड देखते रहते हैं, तो बाकी बहुत लोकल वाले होते हैं, वो भी ब्रांड्स हैं। उस पर लिखा होगा जैन स्टोर, मित्तल स्टोर, है ना। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी टीवी की ऐड वाली कंपनी हो गई, ये तो छोटे छोटे, उनके लिए तो वो भी पैकेट में बेचता है। और आप भी जब दुकान पे जाते हो, आप सोचते हो खुले में से लेने की जगह पैकेट में ले लेते हैं। अब जो अगर वो पैकेट है तो महंगा है, तो महंगा हो, उस पर टैक्स 5% टैक्स लगेगा। कभी टैक्स नहीं लगा कपड़े पे। गरीब आदमी के सूती कपड़ा तो वैसे भी, सूती खादी तो हमारे देश में माना जाता है, गांधी का देश है। गांधी जी ने सूती को तो रोजगार से जोड़ा था, आज भी रोजगार से जुड़ा हुआ है। हैंडमिल से लेके टेक्सटाइल तक, छोटे छोटे शहरों में लखनऊ, सोनीपत, मेरठ, इन सब में जाने कितनी टेक्सटाइल चली है। वहां पे कितने लोगों को कॉटन इंडस्ट्री पर अब तक आजादी के इतिहास में पहली बार टैक्स लगा। और आपको याद होगा कि हमने शुरू में जब सरकार में आए थे, पहली बार बजट में लगा दिया था। सारे कपड़ा व्यापारी आए, उन्होंने समझाया साहब ये तो गड़बड़ है। सवाल इसका नहीं है कि हम लोगों को टैक्स देना है कि नहीं देना, सवाल इस बात का है कि कॉटन का कपड़ा, लट्ठा इसको भी बोलते हैं, ये सब तो आम आदमी की जरूरत की चीजों में है। जाके 1000-2000 रुपए की, वो सोच रहा है कि मेरी 500 रुपए की शर्ट है, मतलब मुझे तो 200 रुपए में कपड़ा ले लूं, 50 रुपए में, 80 रुपए में लोकल टेलर से देगा, 300 रुपए में सिलवा रहा है, उसको भी अब हम टैक्स के दायरे में ला रहे हैं सारी चीजों को। तो ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भंडारा भरने के लिए नहीं, अपना खजाना, भंडारा लुटा नहीं रहे, अपना खजाना भरने का सामान तैयार करा है। और मैं हमेशा बोला कि सरकारों को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा खजाना कैसे भरे, सरकारों को ये देखना चाहिए कि लोगों का काम धंधा कैसे चले। काम धंधा चलेगा तो टैक्स अपने आप आएगा। अगर हम ऐसी टैक्स की नीति बनाएंगे कि काम धंधा ही बंद हो जाए लोगों का। लो कॉस्ट बिस्किट्स गली में, नुक्कड़ में, हम भी कभी आपके पास आते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, गली में एक छोटा सा 2 रुपए, 10 रुपए का, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं। 0% था उस पर, 12% टैक्स हो गया जीएसटी में। मार्बल, ग्रेनाइट, ये कहते हैं बड़ी लग्जरी आइटम है। सच्ची लग्जरी आइटम तो हो सकती है वो, जब आप करोड़ रुपए का घर बनाते हो तो लग्जरी दिखती है। लेकिन अगर आदमी 5-7 लाख रुपए का घर बनाता है ना, तो उसकी भी इच्छा रहती है कि मैं अपने किचन में और वॉशरूम में, बाथरूम में टाइल लगवा दूं। बाकी जगह हमारे अफोर्ड नहीं कर रहा जी, हम तो सीमेंट की दीवारें करवा लेंगे, लेकिन वहां थोड़ा सा साफ सफाई ठीक से रह जाए, वॉशरूम, बाथरूम में और किचन में टाइल्स लगवाना चाहता है। अब उस पर भी 28% कर दिया। मतलब मैं 5% था दिल्ली में, 12% से घटा के हमने इसको 5% किया था, अब 28% कर दिया। आप सोचो, इसका इकोनॉमिक्स समझिए। एक आम आदमी का जो 5-7-10 लाख रुपए का घर बनाता है, फ्लैट बनाता है, किसी तरह से मेहनत कर आके सोचता है, या कोई फ्लैट खरीदा, घर में रहता है, वो सोचता है यार थोड़े से पैसे आ गए, 15-20 हजार रुपए, अब की बार किचन ठीक करा लेते हैं, पति पत्नी में बातचीत होती है, अब की बार बाथरूम ठीक करा लेते हैं। इतना ही जुगाड़ होता है ना, रोजाना की सैलरी में, महीने की सैलरी। वो सोचता है चलो ऐसा करते हैं, किचन बाथरूम में टाइल लगवा लेते हैं ताकि तो थोड़ा साफ सफाई रहने लगे। अब वो 10,000 की अगर आप वो लगाओगे टाइल्स अपने घर में, तो आपको 2800 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। पहले 500 रुपए का टैक्स था दिल्ली में। तो आपका बजट अब जो जिसका 10,000 में आपका काम चल रहा था, आपको 13,000 का बजट देना पड़ेगा। तो ये चीजें मतलब घी हम कह सकते हैं भाई खाए ना खाए, लेकिन 0% से 5% करना। कपड़े धोने का साबुन 12% से 28% कर दिया, है ना। ये आपके बच्चे, हम लोग भी जाते हैं अपने अपने बच्चों को कई बार मार्केट से कोई जूस दिलवा देते हैं, फ्रूट जूस की कैन दिलवा देते हैं,
करते हैं? ये कोई लग्जरियस चीज थोड़ी है आज की तारीख में। मतलब हम सोचे भाई बड़ी लग्जरियस चीजों पे टैक्स बढ़ेगा। जो ड्रिंक्स हैं ये 40% टैक्स होगा इनपे, एयरटेड ड्रिंक्स, मतलब उसमें जो कैंस वगैरह होते हैं। और पहले कितना था? हमारे यहाँ तो 12% से ऊपर किसी चीज पे था ही नहीं। दिल्ली में हमने 12% वाले बहुत सारी चीजें 5% कर दी थी, पर 12% से ऊपर हमारे यहाँ टैक्स नहीं था। 12% से 40% हो गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें, गारमेंट्स का मैंने आपको बताया, होटल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल चले, दूसरे सेंस में सोचा सकते हैं। कुछ और चीजें मैंने आपके लिए नोट की थी। कुकर 5% से 12% हो गया, दिल्ली में 5% था। और ये क्या करते हैं ना, जैसे गारमेंट के बारे में ये एक पिक्चर खोल रहे हैं, सब एक्साइज भी तो था उस पे। अब जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा 2 रुपए इसको देने, मान लो आपको टैक्स देना है, 2 रुपए मुझे देने हैं, 2 रुपए इनको देने हैं, 2 रुपए इनको देने हैं। तो इतना सिंपल नहीं था। पहले मैं दिल्ली सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार, ये और एक डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट बैठते हैं। तो होता क्या था, मैं 20 लाख रुपए तक की इनकम है तो मेरे को टैक्स दोगे। अगर आपकी 20 लाख तक का कारोबार है, अगर 1.5 करोड़ का कारोबार है तब ये टैक्स लेंगे, नहीं तो ये नहीं लेंगे, फिर आपको 2% ही देना है। ये नहीं बता रहे। अब पूरे देश में हर एक कारोबारी 1.5 करोड़ वाला झंझट, अब 1.5 करोड़ वाला सीलिंग खत्म। सिर्फ 20 लाख रुपए तक का जिसका दुकान है, 20 लाख रुपए तक का जिसकी फैक्ट्री है, 20 लाख रुपए तक का जिसका कारोबार है साल का, उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहले 1.5 करोड़ थी वो लिमिट, मतलब वैट तो देती थी, पर एक्साइज डिपार्टमेंट जो था भारत सरकार का, जिसको 2 रुपए कह रहे हैं ना, तो एक हिस्सा जो 2 रुपए वाला है वो तो 1.5 करोड़ से ऊपर वालों पे लिया जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कार वालों के लिए ठीक है जी, पहले 2+2+2 होता था, 6 रुपए जाएगा। लेकिन कपड़े बनाने वाला कौन है? तो 1.5 करोड़ रुपए से बड़े बड़े ब्रांड्स को छोड़ दो, कपड़े बनाने वाला कौन है? 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबारी, बहुत छोटे छोटे कारोबारी कपड़े बनाने का काम करते हैं। अब उनको सीधे सीधे इतना टैक्स देना पड़ेगा। आटे दाल का सौदा करने वाले 1.5 करोड़ से ऊपर के कितने व्यापारी हैं? तो ये जो छोटे और मझोले उद्योग वाले हैं, इनको बहुत नुकसान होगा। उस न सिर्फ उद्योग को, बल्कि उन कंजम्पशंस पे टैक्स बढ़ रहा है। आयुर्वेदिक दवाइयों पे 5% था, ये तो बाद में 5% कर दिया, करिए लिस्ट में गलत लिखा है। छोटे छोटे सी चीजें मैंने जिनके लिए लड़ा, पर्स है आपकी जेब में रखा हुआ। अब जब आप कहते हैं ब्रीफ केस, तो लगता है कोई, अरे ब्रीफ केस तो बड़े बड़े लोगों को चाहिए। पर सर जी, लेडीज पर्स तो हर एक महिला को चाहिए, गले में लटका के चलती हैं। पर्स रखने के महिलाएं बड़ी बोले जैसे बात पुरुषों को नहीं चाहिए। पर्स तो जेब में हमारे सबकी रखा हुआ है, क्या गरीब से गरीब आदमी शायद 100 रुपए पड़े हों, उस पर भी 12.5 से 28% कर दिया। अब आप सोचो कि ये जो फॉर्मूला बताते हैं, नहीं सारे तरह के टैक्स मिलके तो कम होना चाहिए था, कैसे होगा जी? 1.5 करोड़ से ऊपर का कितने का कारोबार होता है? 1.5 करोड़ वालों पे 3 तरह के टैक्स लगते थे, उन तीनों को मिला के आप 28% करो तो ठीक है। 1.5 करोड़ से नीचे वाले जो 1 करोड़ का 50 लाख का बिजनेस करता है, वो तो बेचारा 5% 10% में देता था, और 28% पे कैसे होगा? तो ये मिथ क्रिएट करा जा रहा है। इसका अल्टीमेट नुकसान जो मिडिल लेवल व्यापारी है उसको, और मिडिल लेवल का कंज्यूमर है, गरीब आदमी को भी बहुत होगा, लेकिन मिडिल लेवल के कंज्यूमर को। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए। आपको अपने घर में पंखा खरीदना है, अंतिम एग्जांपल देके मैं बात खत्म करूंगा। आपको अपने घर में पंखा खरीदना है, आप जाते हो मार्केट में, अभी वो 12% था, अब 28% हो गया। आपको घर में रेनोवेशन करनी है, 3 पंखे लगाने हैं दिवाली पे, आप जाते हो 1,000 रुपए के 3 पंखे चुनते हो, तो आपको 12% था। हाँ, तो आप करीब 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 पंखों पे। तो आप 3,000 की चीज आपको 3,500-3,600 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, 3700-3800 रुपए में 700-800 रुपए बढ़ गया आपके ऊपर। पंखे पे, घर के स्विचेस पे 28% टैक्स हो गया। ये कोई लग्जरी की चीजें हैं? हमने एक ही चीज कही थी, आखिर में मैं कहूंगा, जो मुझसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मीटिंग्स में इस चीज का ध्यान रखें कि साहब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो,
आप पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को नया करोगे, बड़े टैक्स रिफॉर्म का दावा कर रहे हो। हम ऐसे देखते हैं जैसे नया घर बना रहे हो आप। अब आप नया घर बना रहे हो तो बुनियाद भी उखाड़ डालो, नए सिरे से हिम्मत करके पूरा घर गिरा दो, बुनियाद गिरा दो, बढ़िया मकान बनाओ। मकान कोई पुरानी ईंटों का पुरानी बुनियाद पे रख दिया गया, उसका नुकसान देश को झेलना पड़ेगा। सीएम साहब ने कहा था कि एक टैक्स कर लीजिए 10%, और हम दावा करते हैं आज भी कर लें 5% में दिल्ली सरकार चल जाएगी और 5% केंद्र सरकार दे देगी, और बाकी राज्य भी अगर ईमानदारी से करेंगे। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, आप मार्केट में गए 1000 रुपए की चीज लेने, अगर व्यापारी आपको कहेगा, दुकानदार आपको कहेगा 50 रुपए टैक्स देने, दूसरे आपको कहे भी 280 रुपए देने, 28% टैक्स लगेगा, आप 50 रुपए कहेगा तो आपका भी मन करेगा ठीक है टैक्स वाला ही बिल दे दे। अगर 280 रुपए टैक्स लगेगा तो आपको लगेगा यार बिना बिल के मिल सकता है क्या? आदमी यही पूछेगा यार बिना बिल के दे दे। तो ये सब कालाबाजारी बढ़ेगी, ग्रे मार्केट बढ़ेगा, ऊपर से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। इंस्पेक्टर कहेगा भाई चोरी से बेच रहे हो, ये बढ़ेगा। हमने दिल्ली में 12.5% से 5% टैक्स घटा के किया, और दिल्ली से बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं देखने को मिलता कि 32,000 करोड़ रुपए का टैक्स था, बजट था जब हम दिल्ली सरकार में आए थे। आपकी सरकार जब बनी थी 32,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज टैक्स घटा दिया, 12% से 5% कर दिया, बजट बढ़ के 48,000 करोड़ रुपए का हो गया। आप सोच के देखो, टैक्स कम करो, जनता ज्यादा टैक्स देती है, आप टैक्स बढ़ाओगे चोरी होती है टैक्स की, आपका इंस्पेक्टर राज बढ़ता है। आप देश में इंस्पेक्टर राज क्यों बढ़ाना चाहते हो? आप देश में टैक्स की चोरी क्यों बढ़ाना चाहते हो? जनता खुशी खुशी टैक्स देगी, आप कम करो। हर आदमी टैक्स देने लगेगा, कम से कम करते चले जाओगे, तो जितना कम करोगे उतना ज्यादा लोग देने लगेंगे। ले आओ 10%, 12% पे पूरा देश टैक्स देगा। आप 28% करोगे, बहुत मुश्किल से देगा, इतना कमाता नहीं आदमी। ये सारी चीजें मुझे आपके बीच रखनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ व्यापारियों के लिए क्या तकलीफें बढ़ी? व्यापारियों की तकलीफें बढ़ गई कि एक तो उनको अभी कुछ तो शुरुआती प्रॉब्लम है, कह सकते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर और इन सब की, लेकिन रिटर्न कई तरह के फाइल करने पड़ेंगे उनको डिटेल्स कई तरीके की रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, और ऊपर से एक इनपुट क्रेडिट उसको मिलेगा जब पीछे ऐसे आदमी से सामान ले रहे हो जहां टैक्स दिया हो उसने, तब तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा। जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये कह रहे हैं कि नहीं टैक्स महंगा हो गया, कोई बात नहीं, इनपुट क्रेडिट ले लेना। अब व्यापारी ने दही खरीदा था गाजीपुर से, दूध खरीदा था, उससे दही जमाया था रायता बनाने के लिए, कैसे अब उसको तो टैक्स नहीं देगा, वो तो टैक्स नहीं देता ना, तो इनपुट क्रेडिट कहां से मिलेगा? व्यापारी का काम तो जी, अब व्यापारी तो कर ही नहीं सकता, सीए करेगा, सीए को करना पड़ेगा, और सीए भी कितनी करेगा, कैसे करेगा? छोटे छोटे व्यापारी कहां तक हिसाब रखेंगे, इंटरनेट पे कितना हिसाब रखेंगे इन चीजों का? तो बहुत इश्यूज हैं। जीएसटी अच्छी कॉन्सेप्ट थी, आप सिंगल टैक्स सिस्टम कर देते, एक देश में एक टैक्स लागू होगा जी 10%, चलो 12% कर लेते, हम तो 5% में घुसते, 6% हमें मिल जाता है 12% पे। लेकिन आप हिम्मत तो दिखाते लोएस्ट टैक्स रेट करने की और सिंगल टैक्स करने की, नीचे कर लाने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। व्यापारी अलग से परेशान है, उसको प्रॉब्लम क्या है? जिन चीजों पे अभी 0% टैक्स लगता था, कपड़े पे, खाने पे, अनाज पे, इन सब चीजों पे जो चीजें मैंने बताई, अब उन पे 5% से 12%, 18% टैक्स हो गया। कैसे करेगा? जो आदमी उसके पास ग्राहक आता था, पहले जो चीज वो 100 रुपए में बेचता था, अब वो उसको कहेगा नहीं 105 रुपए में दे दे। व्यापारी को अपनी जेब से नीचे भी करना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें? और रियल एस्टेट वगैरह। हाँ, एक चीज और है, जैसे सीएम साहब ने भी कहा था, दुनिया में बहुत सारे देशों में जीएसटी लागू हो गया है, और 50 साल पहले भी लागू हो गया था। वो तो नया टैक्स सोच रहे होंगे, हो सकता है वहां देश में जाओगे तो 161वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला, और हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने रियल एस्टेट, शराब और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल तो स्टेट्स को टैक्स आता है इसलिए है, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब रियल एस्टेट में, पेट्रोल में एक्चुअली काला कारोबार नहीं है। पेट्रोल इधर रहे या उधर रहे, जनता को टैक्स देना है। मतलब पेट्रोल खरीदना है तो जीएसटी दो या वैट दो, जनता देती है। लेकिन रियल एस्टेट और शराब में क्यों? क्योंकि इसमें काला धन लगा हुआ है।
नेताओं का काला धन लगा हुआ है, अफसरों का, बहुत बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े रैकेटियर्स का काला धन लगा हुआ है, बड़े बड़े ऐसे मुनाफाखोरों का काला धन लगा हुआ है। इसलिए रियल एस्टेट को बाहर रखा गया। रियल एस्टेट को बाहर रखने की साजिश है। मैं सारे राज्यों में अकेला फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने बार बार कहा कि साहब जीएसटी को दायरे में, रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लेके आइए, नहीं लाए। मैंने चिट्ठी तक लिखी, सारे राज्यों के मंत्रियों को लिखी, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, कि साहब ये हमारा दुनिया में मजाक बनेगा कि तुम लोग जीएसटी लेके आए हो और तुम लोग ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए रियल एस्टेट के कारोबार को जीएसटी में नहीं ला रहे। कैसा जीएसटी है? शराब के कारोबार को जीएसटी में नहीं ला रहे, मजाक बनेगा हमारा। सारे मंत्रियों ने एक सिरे से, वहां पे जितने राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे थे, किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं जी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी पार्टियों के नेताओं के कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में काले कारोबार उनके नहीं होंगे तो उनकी पार्टियों के मुखियाओं के होंगे, किसी और के होंगे। हमने कहा करके क्योंकि हमारा ना रियल एस्टेट है ना हमारा ब्लैक मनी, तो शराब का भी यही, क्योंकि वहां लगेगा ना, तब पता चलेगा। अब उसका फायदा क्या होगा, मैं 1 मिनट में फायदा बताता हूँ। जैसे आज की तारीख में अभी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इतने सारे, गुड़गांव में इतने सारे फ्लैट बनते हैं। दिल्ली में किसके नाम से फ्लैट है, किसके नाम से कोठी है, किसके नाम से प्लॉट है, इसका हिसाब किताब दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार्स के पास रहता है। गुड़गांव में किसके पास है, उसका गुड़गांव में रहता है। गाजियाबाद में जिसके पास है, गाजियाबाद में रहता है। अगर जीएसटी में आ जाता तो सारा ऑनलाइन कारोबार में पकड़ा जाता, किस किस के नाम कहां कहां सब पकड़े जाते, सारी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती। इसलिए रियल एस्टेट को बाहर रखा गया। इसके और भी फायदे थे रियल एस्टेट को लाने के। ब्लैक मनी की अकाउंटिंग होने लगती, बताओ कहां से लाया, किसने खरीदा, कितना खरीदा, लेकिन पकड़ा जाता है। आज की तारीख में अगर मेरे को देखना हो कि जिन लोगों, जो बहुत काला कारनामा करने वाले लोग हैं, उनके दिल्ली में कितने फ्लैट हैं, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर भी चलो अपना दिल्ली का तो निकाल भी लेंगे, गाजियाबाद में किसी का, नोएडा में किसी का, तो वहां से निकलवाना पड़ेगा, हरियाणा में किसी का, वहां से निकलवाना पड़ेगा, मुंबई में भी किसी का, वहां से निकलवाना पड़ेगा, और संभव ही नहीं है पता। लेकिन जीएसटी में आते हैं तो सबका इकट्ठा सामने आ जाता, सारा काला चिट्ठा सामने आ जाता। ये इसीलिए इसको बाहर रखा गया। तो ये एक मजाक किया गया है काले कारनामों को बचाने के लिए। नेताओं के तो ब्लैक मनी वहां लगता है ना। आम आदमी 100 रुपए टैक्स के बचा ले, उसमें प्रॉब्लम है। करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लोग उसमें गवा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल भाषा में मनीष जी ने समझाया सारा जीएसटी का पेज जो है। अब एक चीज है कि मीडिया इसको नहीं दिखा पाएगा, सच्चाई को। मीडिया की मजबूरी है, उन्होंने भी बेचारों ने धंधा करना है, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप, मैं देख रहा था बहुत ने अभी जो पूरा समझाया, इसको व्हाट्सएप पे खूब शेयर करना, ताकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपने को मीडिया पे ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। इसके रिकॉर्डिंग तो फेसबुक पे मिल जाएगी। अच्छा, आपके फेसबुक मिल जाएगी। हाँ, दूसरा शायद आपने व्यापारियों की सुविधा के लिए भी कुछ उनको मदद, दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाए कि व्यापारियों को किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह को लेके, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उसमें पूरी, हमारा जो जीएसटी का या तो वैट का जो ऑफिस था आईटीओ पे, वहीं से जीएसटी का काम चलेगा हमारा दिल्ली का। तो वहां पे किसी भी, हमने फ्रंट डेस्क बनाया है। मान लो फोन नहीं उठे, कई बार होता है जी हेल्पलाइन बनाई, फोन नहीं उठता, ईमेल भेजा, जवाब नहीं मिलता। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपना कोई आदमी भेज दीजिए। नीचे रिसेप्शन के पास नंबर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट डेस्क हम उसको बोलते हैं। फ्रंट डेस्क पे जीएसटी के ऑफिसर्स बैठे हैं, वहां पे आपकी मदद करने के लिए, किसी भी व्यापारी को कोई प्रॉब्लम हो। हम छोटे छोटे मार्केट्स में जाके 50-60 ट्रेनिंग्स कर चुके हैं और भी कर रहे हैं। एकदम लोकल मार्केट्स में जाके छोटे छोटे दुकानदारों की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि उनको कोई इंस्पेक्टर पकड़े ना आके। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आधे इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आएंगे, ये जीएसटी में इन्होंने ये किया है। तो अब हम अपने इंस्पेक्टर्स को तो कह सकते हैं साहब खबरदार अगर किसी ने रिश्वत मांगी तो, पर सेंट्रल और या किसी व्यापारी को परेशान किया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की भी अथॉरिटी बनेगी
तो उसको अभी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं। उम्मीद है कि वो भी दिल्ली में किसी को हिम्मत नहीं करेंगे पैसे मांगने की या किसी को परेशान करने की। पर फिर भी किसी को कोई परेशान कर रहा हो, किसी को कोई परेशानी हो, हम ट्रेनिंग भी करवाएंगे। आप कभी भी आके पूछिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भिजवा दूंगा, अपने सारे साथियों को। जहाँ दिल्ली सरकार के जो हमारे जीएसटी के हेल्पलाइन नंबर है, मेरे पास अभी ऑफलाइन नहीं है, वो भी मैं भिजवा दूंगा पूरी डिटेल्स। और ITO पे दफ्तर यही, वहां पे आ जाए। हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं सारी। हमने जितनी भी एसोसिएशंस हैं ट्रेडर्स की, CII है, FICCI है, इस तरह की PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके साथ भी टाइप किए हुए हैं, इनके साथ भी मिलकर कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं ताकि उनके लिए एक्सपर्ट मदद कर सकें। बहुत अच्छे। तो अब आप सबको अपने अपने सर्कल में भी बताइएगा और इसको खूब शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है आज का ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहा पूरा GST के बारे में जानने के लिए। जय हिंद।